नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 30 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न को आप जानना चाहते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे दी एस्ट्रोलॉजी शो के कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है वो शिवम शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, वीडियो बनाएं कोई समलैंगिक क्यों बनता है, ज्योतिष का इसके क्या दृष्टिकोण है, ग्रहों का खेल है, पास्ट लाइफ कर्मा है या कुछ, या प्लीज इस पे अपनी रिसर्च बताएं, थैंक्स। देखिए, वीडियो बनाएंगे, आने वाले समय पर इस पे वीडियो बनाएंगे। कोई समलैंगिक क्यों बनता है, ज्योतिष का इस पे क्या दृष्टिकोण है, ग्रहों का खेल, पास्ट लाइफ कर्म क्या, ये सब कुछ चीजें हैं, इस पे रिसर्च बताएं। देखिए, इस पे काफी रिसर्च की है, रिसर्च तो नहीं की है, सर्च किया हुआ है, इसके विषय में पढ़ा हुआ है काफी। मेनली क्या है ना, ये देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग मेनली अपने इंडिया में, अपने देश में इन सब चीज़ों को ज़्यादा छिपा करके रखा जाता है। मेनली इस पर खुल करके डिस्कस नहीं किया जा सकता। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जो हमारा पहला एनआरआई क्लाइंट था, आज से 3-4 साल पहले की लगभग बात है, 2019-20 की बात है जहाँ तक, तो वो भी कहीं ना कहीं ये समलैंगिक वाली स्थिति में ही थे। उन्होंने खुल करके बताया, तो क्योंकि वो एनआरआई थे, जहाँ तक अमेरिका से थे वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो होता है। अब देखिए, इसके बहुत से कारण होते हैं। ग्रहों का खेल, पास्ट लाइफ कर्मा, जी पास्ट लाइफ कर्मा से शुरुआत करते हैं। मेनली क्या होता है कि जब आप पास्ट लाइफ के विषय में पढ़ेंगे, मेनली देखिए इस पर बहुत सी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन अगर हम सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं तो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो थ्योरीज बताई गई हैं हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेद नाम चक्षु है, ज्योतिष वेद का नेत्र है और वेद कहीं ना कहीं सनातन से ही संबंधित हैं। तो हम उसी थ्योरी को लेकर के चलेंगे और उसी थ्योरी से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। होता क्या है, इस चीज़ को भी हमको मानना होगा कि यदि हम इस जन्म में इंसान हैं, इंसान ह्यूमन है, मानव है, तो पिछले जन्म में भी हम इंसान ही रहे हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया है ना वो इंसान में ही आ रही है। कोई भी व्यक्ति एकाएक किसी दूसरी योनि से, पशु से मनुष्य में नहीं आ सकता है। ये बात प्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू आर स्क्रिप्चर्स, ये बात प्रूव्ड है। उसका प्रूफ मैं देने यहाँ नहीं बैठूंगा, बट अगर आप इस जन्म में मनुष्य हैं तो आप पहले भी मनुष्य रह चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है, ऐसा भी नहीं देखने में आता है या ऐसा भी नहीं कहा गया है कि जो आपका जन्म हुआ है वो जिस जगह पर हुआ है, पास्ट लाइफ में भी आप उसी जगह के आसपास में रहे हैं। 100, 125, 200 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, बट ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे ही देश में रहे हो। ये भी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बच्चा पैदा हुआ और इंग्लिश एकदम से आने लगती है, जबकि यहाँ पर उसके घर में कोई इंग्लिश का माहौल नहीं। तो वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इंग्लिश उसको ईजिली आने लग गई। कई चीज़ें, ज्योतिष में भी कई बार ऐसा होता है कि किताबों को खोलो, मेरे साथ तो होता है, किताबों को खोलो पढ़ो तो लगता है ये पहले कहीं पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो पास्ट लाइफ से इसका संबंध होता है। अब इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट होती है, कि यदि इस जन्म में कोई पुरुष है तो वो पिछले जन्म में भी पुरुष ही रहा है। एकाएक जेंडर चेंज भी नहीं होता है। जो आत्मा जिस शरीर को ढूंढती है वो उसी शरीर को ढूंढती है, उसी से मिलता जुलता शरीर ढूंढती है जिसमें वो पहले रह करके आई है। जेंडर भी एकदम से चेंज नहीं होता है, परंतु एक आत्मा को जब तक उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, जब तक वो आत्मा मोक्ष की अधिकारी नहीं हो जाती, विभिन्न शरीरों से होकर के गुजरना पड़ता है, अनेक कर्मों को भोगना पड़ता है। इसके लिए कभी पुरुष योनि तो फिर उसके बाद में स्त्री योनि, या स्त्री योनि से वहां से फिर पुरुष योनि में जाने का बताया गया है। तो मेनली
जब आप इस क्रम में होते हैं, इस चेंज के क्रम में होते हैं कि पुरुष से स्त्री की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं या स्त्री से पुरुष की ओर जब आप बढ़ रहे होते हैं, जब आप चेंज के क्रम में होते हैं, तो उसमें कुछ जन्म बीच के ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति समलैंगिक बन जाता है। ये अकॉर्डिंग टू आर स्क्रिप्चर्स मैं आपको बता रहा हूं, या अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स के अकॉर्डिंग ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये है आपका पास्ट लाइफ कर्मा से संबंधित। अब अच्छा कर्म बुरा कर्म इसमें मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन जब आप चेंज के फेज में होते हैं तब ये चीज देखने में आती है। ग्रहों का खेल, जी बिल्कुल, ग्रहों का खेल तो सभी चीजों में, प्रत्येक घटना जो घटित हो रही है कहीं ना कहीं ग्रहों के अधीन ही हो रही है, क्योंकि पंच तत्व से मिलकर ब्रह्मांड बना है और पंच तत्व से मिलकर के ग्रह बने हैं, तो वो ग्रह हमको प्रभावी करते हैं। तो इसमें ग्रहों का खेल ही है। ज्योतिष में इसके दृष्टिकोण जो आपने पूछे थे कि इसके लिए बहुत से योग बताए गए हैं, जन्म कुंडली में इसके बहुत से योग बताए गए हैं। कहीं आपको ये नपुंसक योग के नाम से मिल जाएगा, तो कहीं पर क्लियरली समलैंगिक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। तो कुछ योग इसके बताए गए हैं। कुछ योगों की चर्चा मैं आपको करता हूं, जैसे सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हों, उनको राहु देख लें। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हों या सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हों, उस पर राहु की दृष्टि लग्न से पड़ जाए, लग्न में राहु बैठे हों, सप्तम में बुध बैठे हों, तो इस तरह का योग बनता है। वृश्चिक या कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु बैठे हों और उनको गुरु ना देखें कहीं से भी, तो भी इस तरह का योग बन जाता है। बुध और शनि की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हो, शुक्र कमजोर हो, शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, साथ ही साथ बुध भी जन्म कुंडली में कमजोर हो, तो कुछ ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति समलैंगिक बनता है। ये नपुंसक योग का ये जो योग है वो निर्माण करते हैं। अब इस विषय में करना क्या चाहिए? करना तो यही चाहिए कि इस विषय में अपने फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट बता दिया जाए, समझा दिया जाए, या किसी समझदार के पास जिसका इस पॉइंट पर, इस विषय पर समझाने का तरीका अच्छा हो, या जो इन सब चीज़ों को मान रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, उससे अपने पेरेंट्स को समझवाया जाए, एक्सप्लेन कराया जाए किसी के द्वारा। यही आप कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को खोल करके एटलीस्ट अपने परिवार वालों को तो बता ही देना चाहिए। एकाकी जीवन जीना भी अगर आप बंद करें तो वो भी अच्छा माना जाता है। बुद्ध की प्रतिमा को अपने रूम में, अपने घर में स्थापित करने से भी जो इससे परेशानियां आपको फेस होती हैं उसमें कमी आती है। तो ये है। जो अगला प्रश्न है वो यूजर नाम से है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, यूजर से आईडी है। एटलीस्ट आप लोग अपना नाम दिया करें ताकि वो सही रहता है। इन्हें लिखा है कन्या लग्न की कुंडली में मंगल गुरु शुक्र इन तीनों ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है, तो शुक्र सप्तम भाव में है। अब मंगल और गुरु कहीं और भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि में बुध है, ठीक है, यानी कि पराक्रम भाव में। इस दिन सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में शुक्र होंगे तभी तो उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो ये तो बात ही नहीं है कि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। D9 सिंह लग्न का है, शनि सप्तम लग्न में शनि है, सप्तम में सूर्य है। D9 सिंह लग्न का है, लग्न में शनि है, सप्तम में सूर्य है, नवम में शुक्र है। इस कुंडली का व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। शादी के बाद क्या, भाग्य बदल जाएगा, कारोबार में सुधार होगा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न पर शुक्र यानी कि योग कारक की दृष्टि है। धनेश की दृष्टि लग्न पर है, भाग्येश की दृष्टि लग्न पर है। भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है। साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी जो कि गुरु है, उसकी दृष्टि भी आपने लग्न पर बताई हुई है। इसके चलते व्यक्ति एक सफल व्यापारी हो सकता है, इस बात की संभावनाएं हैं। बुध को देखना होगा। बुध को आपने पराक्रम भाव में बताया हुआ है वृश्चिक राशि में, परंतु मंगल कहाँ है ये आपने नहीं बताया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाग्य बदल जाएगा, कारोबार में सुधार होगा। शादी के बाद क्या भाग्य बदल जाएगा और कारोबार में सुधार होगा? भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, तो ये विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं। और बिल्कुल ये विवाह के बाद में भाग्य के साथ को दिलाता हुआ प्रदर्शित कर रहा है। परंतु जो आप नवमांश कुंडली की स्थिति बता रहे हो कि सिंह लग्न का नवमांश और वहां पर शनि लग्न में बैठे हैं, ये दाम्पत्य में कमजोरी को भी प्रदर्शित करता है। तो फलस्वरूप जब भी विवाह हो, बाकायदा कुंडली मिला करके हो, नहीं तो भाग्य के विवाह के बाद में जीवन तो बदल जाएगा, परंतु किस तरह का बदलेगा वो आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आप कारोबार में सुधार चाहते हैं, भाग्य विवाह के बाद, जो भाग्योदय के बाद में कारोबार में सुधार चाहते हैं, तो इसके लिए बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके ही विवाह करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋतिक कुमार राय जी की है, इन्होंने लिखा है तुला लग्न, तुला लग्न है, सन 0 डिग्री, राहु 0 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री इन 10th हाउस है। शनि चतुर्थेश और पंचमेश, गुरु 8th हाउस में है, मंगल 28, बुध 13 इन 9th हाउस, मून 3rd हाउस। मेडिकल की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, MBBS की पढ़ाई। तुला लग्न की कुंडली में दशम भाव में सूर्य, राहु और शुक्र बैठे, इतना तो समझ में आ रहा है। शनि गुरु अष्टम भाव में है, ये भी ठीक है।
मंगल 28 डिग्री पर नवम भाव में बैठे हुए हैं, तिम्रत अवस्था में है मंगल, और चंद्रमा थर्ड हाउस में, तो चंद्र मंगल योग बन रहा है। मेडिकल की पढ़ाई में तो कुछ हद तक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है बाकायदा, लेकिन जन्म कुंडली को देखना होगा, नवमांश में षडबल इत्यादि में मंगल की स्थिति को देखना होगा। वैसे भी पंचमपति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में परेशानी को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये एनके इंफॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है इनका है। प्रणाम आपको। अगर स्कॉर्पियो लग्न में 8th हाउस में मार्स वीनस हो तो क्या ये विपरीत राजयोग है? अगर है तो इसका क्या फल है बताएं। देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में षष्ठेश भी बनते हैं मंगल, और पहला सूत्र तो यही कहता है कि जब लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं होता ना, तो जब लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं होता तो षष्ठेश विपरीत योग बनाएंगे कैसे? तो मंगल द्वारा तो विपरीत योग यहां नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और यह भी बनता है कि विपरीत राजयोग की परिभाषा क्या है। जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में ही बैठा हो और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो। जब लग्नेश विपरीत योग बनाएंगे तो वो खुद ही त्रिक भाव में जाकर के बैठेंगे। अब जब लग्नेश त्रिक भाव में जाकर के बैठेगा तो वो मजबूत तो रह ही नहीं जाएगा, तो लग्नेश के द्वारा विपरीत योग की चर्चा नहीं की जाती। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो द्वादशेश का अष्टम भाव में जाना विपरीत योग है, परंतु वहां भी कंडीशन लगती है कि लग्नेश का बली होना जरूरी है, परंतु लग्नेश तो स्वतः अष्टम भाव में आकर के स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ पर विपरीत योग नहीं, डायबिटीज के योग की तरफ आपकी जन्म कुंडली इशारा कर रही है। तो विपरीत योग तो यहाँ नहीं माना जाएगा। आप अपने मंगल को ठीक करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रॉपरली करा करके मंगल के जो स्पेशल उपाय हैं उनको करिए, ताकि व्यक्तित्व में बल आए, और शुक्र के कुछ दान वगैरह जो होंगे वो आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा, उसके आधार पर कुछ उपायों को करिए, ताकि जो दुष्प्रभाव बना है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनने भी अपना नाम नहीं दिया है, रेजी MV.158 ये आईडी है। कुंडली में राहु पीड़ित कब होता है और उसके उपाय क्या हैं? कुंडली में राहु के पीड़ित होने के लिए अगर आपको मेनली देखना है तो देखिए, राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी यदि पीड़ित हो जाए तो राहु पीड़ित होते हैं। अब पीड़ित किस तरह से होंगे उस राशि का स्वामी? मान लीजिए उस राशि का स्वामी नीच राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी किसी पापक ग्रह की दृष्टि से युत है या दृष्ट है, किसी पापक ग्रह से युत है या किसी पापक ग्रह से दृष्ट है। राहु पर पापक ग्रह जैसे कि शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ रही तो भी राहु पीड़ित हो जाते हैं। राहु जिस नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उस नक्षत्र का स्वामी यदि पीड़ित स्थिति में है तो भी राहु पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह से राहु पीड़ित होते हैं। राहु यदि पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है, अनजाना डर उसको लगने लग जाता है। साथ ही साथ राहु के पीड़ित होने के चलते चतुराई उसके अंदर नहीं आ पाती, लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बुद्धि भ्रमित रहती है, मन स्थिर नहीं रह पाता है, ऐसी बहुत सी चीजें, नींद में परेशानियां आने लगती हैं, लोगों की बातों में जल्द ही आ जाता है, बुरी चीजों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। तो ये राहु के पीड़ित होने से होता है। राहु को ठीक करने का एकमात्र उपाय है जो कि सबसे आसान है, आप कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि मिलती है, और राहु जब पीड़ित होते हैं तो वो आपकी बुद्धि को ही भ्रमित करते हैं। तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। राहु के जितने भी दोष हैं वो बुध उनको हरण कर लेते हैं। राहु दोष बुध हिन्यात, राहु बुध के दोष को हरण कर लेते हैं, और गणेश जी की आराधना करने से बुध को बल मिल जाता है। तो आपने देखा होगा जिस जन्म कुंडली में बुध अच्छा बलवान हो उस जन्म कुंडली में राहु भी कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाते। इनफैक्ट अगर राहु अच्छे भावों में बैठे हों तो राहु का श्रेष्ठ परिणाम उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में। तो आप अपने बुध पर काम करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, नित्य 3 पाठ संकट नाशन गणपति स्तोत्र का करिए, जिससे आपके जो राहु हैं उनके उपाय हो सके। आपके बुध के उपाय होंगे तो राहु ऑटोमेटिकली अच्छा फल देने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मनराज सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, शनि 27 डिग्री, मंगल भी 27 डिग्री, मतलब शनि मंगल दोनों 27 डिग्री, वृषभ लग्न की कुंडली है। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा कैसा फल देगी? करियर और विवाह भी नहीं हुआ है, मंगल देव सप्तमेश बनते हैं, फल बताएं गुरुजी। रामगढ़ झारखंड से है ये। इसके लिए तो एक बार आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा, लेकिन वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि में मंगल का अंतर, शनि में मंगल का अंतर जब भी आता है तो वैसे भी वृषभ लग्न में तो सप्तम पति बनते हैं, 12वें का स्वामी बनते हैं, तो ये चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट आगजनी रोग को प्रदर्शित कर रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वाहन इत्यादि चलाते हैं, रोड एक्सीडेंट दुर्घटना आग इत्यादि से बचने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जितना भी हो सके तो 1 माला, नहीं तो एटलीस्ट 51 बार आप नित्य जाप करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। और हनुमान जी के मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए जाइए।
सप्तमेश का अंतर है तो विवाह के योग बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली को एक बार भली भांति देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही विवाह के योग के विषय में बताया जा सकता है। बाकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और शनि की महादशा को तो अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि वो योग कारक है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 30 में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के मैंने जवाब दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो आप अपने नाम के साथ में अपना स्पेसिफिक प्रश्न इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे यदि एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस शो में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।